नमस्कार, मैं हूं गिरीश केरोला और आप देख रहे हैं मेरो रेपा। उत्तराखंड में 2022 का चुनाव कौन सा दल जीतने वाला है, ये बड़ा दिलचस्प प्रश्न इसलिए भी होने वाला है क्योंकि इससे पहले भाजपा और कांग्रेस बारी-बारी सत्ता का उपभोग करते आए थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी दखल दे रही है। सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी किसके मतों पर चोट करने वाली है। कांग्रेस भी भाजपा की तर्ज पर घर-घर जाकर लोगों के बीच जा रही है, होमवर्क कर रहे हैं लोग, नेता होमवर्क कर रहे हैं और दोहरी जिम्मेदारी कांग्रेस पर इसलिए भी आन पड़ी है क्योंकि कांग्रेस से छोड़कर जा रहे नेताओं को रोकना और खुद की कमीज को भाजपा की कमीज से ज्यादा सफेद दिखाना दोहरी चुनौती है 2022 चुनाव के लिए। गढ़वाल मंडल प्रभारी गरिमा मेहरा दसोनी जो उत्तराखंड प्रभारी भी हैं, इस पर पूरे जनपदों का भ्रमण कर रही हैं, लोगों को बता रही हैं, साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं का होमवर्क भी करा रही हैं। जबरदस्त मेहनत चल रही है, न सिर्फ भाजपा में बल्कि कांग्रेस में भी जबरदस्त मेहनत चल रही है। 2022 का रण सामने है, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बात है, लेकिन किसने कितनी परफॉर्मेंस दी, कितनी मेहनत लगाया, कितना दम लगाया, ये भी दिलचस्प होगा। जरा देख लेते हैं कि गरिमा मेहरा दसोनी ने उत्तरकाशी में पत्रकार वार्ता में क्या कहा। हमारे कौन से विधायक बताइए? देखो हमारे कब थे? बरोला विधायक हमारे भाजपा से आए थे, वो भाजपा से आए थे, वो तो अपने घर चले गए, घर वाले वाली बात होगी ना, भाजपा से आए कांग्रेस के अभी आप इंतजार करिए, समय आने दीजिए, देखिए समय आने दीजिए, कहाँ से क्या होगा इसका हिसाब बराबर भी होगा। सब जाए तो आपको लेकर चल। अच्छा, नहीं, वो चर्चाएं बहुत सारे लोगों को चर्चाएं हैं कि जो गढ़वाल क्षेत्र में जितने भी मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस के हैं उन पे भाजपा सेंधमारी कर रही है, उनके संपर्क में है या उनसे संपर्क भी कर चुकी है। नहीं, भाजपा देखिए आज क्या उन जो कैंडिडेट हैं जो आपके वो हैं उनको यथावत बनाए रखने के लिए आप क्या उनसे संपर्क कर रहे हैं? देखिए लोग या फिर ऐसी छोड़ जैसे नहीं लगातार कभी भी बात का खींच सकती हूँ नहीं, मैं बताना हो भी चाहती हूँ रहा हो भी रहे हैं, जो आशंकाएं हैं वो भी रही। नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं हो रही है। मैं आपकी बात का खंडन करती हूँ और कैसे करती हूँ मैं बताती हूँ। हमारे शीर्ष नेतृत्व लगातार हमारे विधायकों के, हमारे पूर्व विधायकों के, हमारे जनप्रतिनिधियों के संपर्क में है और पूरा हमारा खाका नीचे तक, ब्लॉक लेवल तक, बूथ लेवल तक बन चुका है। बहुत तेजी से हमारे कर्मठ कार्यकर्ता काम कर रहे हैं कांग्रेस के और मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा निरंतर हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, सदस्यता अभियान चल रहा है, प्रेस वार्ताओं का क्रम जारी है, प्रवासों का हमारा क्रम जारी है। और इस वजह से मैं आपकी बात का खंडन कर रही थी कि लोकतंत्र में जाने वालों को रोका नहीं जा सकता और लोकतंत्र के हाथ में बागडोर है कि ऐसे लोग अब चिन्हित होने चाहिए कि जो 21 सालों से उत्तराखंड को दीमक की तरह चाटने का काम कर रहे हैं, उत्तराखंड को छलने का और ठगने का काम कर रहे हैं, अवसरवादिता के चलते एक दल से दूसरी दल में छलांगे मारने का काम कर रहे हैं। यहाँ दाल नहीं गली तो उस दल में चले जाओ, उस दल में नहीं गली तो इस दल में चले जाओ। यानी जनहित से कोई सरोकार नहीं है, जनता से कोई मतलब नहीं है, पार्टी की विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोग बिना रीढ़ के लोग होते हैं जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं होती। ऐसा कैसे होता है कि रात में आप भाजपाई होती हो और सुबह होने तक आप कांग्रेसी हो जाते हो? क्योंकि दो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन की विचारधाराएं हैं। तो इसका मतलब क्या कांग्रेस ऐसे विचारधारा वाले जो लोग हैं उनको अपने यहाँ शामिल नहीं देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम फूक कर लोगों को लेंगे, उनके व्यक्तिगत गुण दोषों के आधार पर लेंगे, किस परिस्थितियों में उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे कई लोग हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत समय से अपने क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं और पार्टी को उनको निष्कासित करना पड़ता है क्योंकि वो प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ जाते हैं। आप बात तो सुनिए, पार्टी ने नहीं, कांग्रेस ने जरूर, भाजपा ने जरूर कांग्रेसियों को सबको टिकट दे दिया और शर्मा के बैठा दिया। आपने कहा कि वो मैं वही आपको बता रही हूँ कि गुण दोषों के आधार पर। और ये पार्टी हाईकमान ने 4 सदस्यीय हमारी कमेटी गठित की है जो डिसाइड करेगी कि किसको लेना है, उनका बैकग्राउंड चेक करेगी, उनको बिना शर्त के पार्टी में लिया जाए या ना लिया जाए और अंतिम फैसला प्रदेश अध्यक्ष का होगा, हाईकमान का होगा। लगातार हम इस बात को कह रहे हैं कि हम हर किसी को नहीं लेंगे, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के बलबूते पर या उनके ऊपर हम किसी को थोपेंगे नहीं। मैडम ये कह रहे थे ना कि क्यों ना जाए कांग्रेसी जो लोग हैं, पिछले दफे जो है आपके सरकार को विजयपाल सिजवाण जी ने बिल्कुल संकट मोचक की तरफ बचाया था, तो अभी जंबो जेट उसमें भी उनको नहीं मिला, मंत्री पद की अभिलाषा थी, नहीं मिला। तो क्या मतलब लोग इस तरह की सिचुएशन तो आती होंगी ना फिर इस तरह? कहाँ मंत्री पद के? जैसे अभी इतना बड़ा जो संगठन बना कांग्रेस का, उसमें भी कुछ इस तरह बातें नहीं आई। और जैसे मंत्री पद की बात चल रही थी कि मंत्री पद दिया जाएगा, उसके बाद इतना बड़ा सरकार को बचाने का काम हुआ था,
इस तरह की कहीं ना कहीं नहीं, चीजें आती देखिए, हैं। जिस वक्त सरकार को बचाने का काम हुआ उसके बाद तो कार्यकाल ही बहुत कम बचा, हमारा कार्यकाल हार्डली कुछ रह गया था। और अभी जहां तक आप महत्वपूर्ण पदों पर देने की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूं, जो हमारे प्रमुख कैंडिडेट्स हैं जो अपने क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, उनको एक फ्री हैंड देने के लिए, ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत दब ना जाए, क्योंकि संगठन का कार्य लगातार चलता है और हम चाह रहे हैं कि हमारे लोग क्षेत्र में काम करें, वो फ्री रहें रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लिए हम लोग हैं ना संगठन में, तो मुझे लगता है कि विजय पाल जी बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं विधानसभा में, और लगातार पार्टी नेतृत्व ने कुछ ना कुछ इनके लिए भी सोचा हो। मैम आपका कुछ पहुंचाया, उत्तराखंड को शर्मसार कर दिया, चाहे गंगा मैया को बदनाम करने की बात हो, कुंभ को बदनाम करने की बात हो, महंगाई में हमारी औसत महंगाई देश की 3.6 थी मई 2021 में और हमारी 4.9 थी। तो जो भी आंकड़े मैं रख रही हूँ बहुत जिम्मेदारी से रख रही हूँ आपके सामने। हमने ये वादा किया है प्रदेश के युवाओं से कि हम इस प्रदेश को मॉडल प्रदेश बनाएंगे, रोजगार के क्षेत्र में हर हाथ को काम देंगे, चाहे वो सरकारी। हमारे कौन से विधायक बताइए? पुरुला विधायक नेताओं के द्वारा प्रवास किया जा रहा है। ये कल से शुरू होगा। 1, 2, 3 तारीख को हमारे सभी नेतागण, पदाधिकारीगण, 670 नगर न्याय पंचायतों में ये हमारा चल रहा है कार्यक्रम, वो हमारा दूसरा सेगमेंट होगा। क्योंकि ये कोइंसिडेंस है कि मैं यहाँ पर उत्तरकाशी में इस वक्त हूँ और 12 बजे साइमल्टेनियसली सारे जिलों में कांग्रेस पार्टी ने प्रेस करके ये सूचना पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो हमारे ये दोनों सेगमेंट, और पीड़ा शायद उत्तरकाशी की बहुत ज़्यादा थी, या जो घाव और छाले विधायक जी के बहुत ज़्यादा थे कि जो फूट कर अभी हमारे सामने आए। और निश्चित तौर पर इस सरकार ने काम ही ऐसे किए हैं कि हर विधानसभा का यही हाल है कि बहुत त्रस्त लोग हैं। वो आपके सामने पीड़ा रखी विजय भाई ने, लेकिन मैं यहाँ पर क्योंकि थोड़ी सी ये लंबी प्रेस वार्ता इसलिए होगी क्योंकि 4.25 साल का कार्यकाल समाहित करना, उनके सारे कुकर्मों को आपके बीच में लाना, नटशेल में मैं कितना भी कोशिश करूं फिर भी थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। आप क्या छापेंगे, बात को कह रहे हैं कि हम बातें कम और काम ज़्यादा करेंगे, लेकिन आपको पता है कि पिछले 4.25 साल में इतना निराशाजनक, इतना उदासीन इनका कार्यकाल रहा, क्योंकि जो दावे और वादे थे वो बहुत बड़े थे, वो इतने बड़े थे और उनको मैच कर पाना शायद इनके बस की बात नहीं रही। इसलिए 3-3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े, मुख्यमंत्री नहीं, इनको 3-3 अध्यक्ष बदलने पड़े। जब ये चुनाव में गए तो अजय भट्ट अध्यक्ष थे, फिर बंशीधर भगत आए और अब मदन कौशिक आए हैं, और अब हलचल ये है कि मदन कौशिक भी शायद बदले जा सकते हैं। 2 राज्यपाल बदलने पड़े, और कारण क्या है? कारण सिर्फ ये है कि मैच नहीं कर पा रहे जनता की अपेक्षाओं से। अपेक्षाओं से मैच करना तो दूर की बात है, जनता की पीठ में किस तरह से इन्होंने छुरा भोंकने का काम किया है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इस पूरे 4.25 साल या 5 साल के प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल को काले अध्याय के रूप में कैसे लिखा जाएगा उत्तराखंड के इतिहास में, ये मैं आपके सामने रखने आई हूँ। कीर्तिमान जो इनके द्वारा स्थापित किए गए, जो इस प्रदेश में 21 सालों में कभी नहीं हुआ, वो इस सरकार ने कर डाला। जैसे उदाहरण के लिए घर घर मोबाइल वैन से दारू, कभी नहीं बटी थी किसी सरकार में घर घर मोबाइल वैन से दारू, पहली बार बटी है। और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार से 120 शराब की दुकानें ज्यादा खोली जाती हैं जब, और ये तब होता है जब इनके दृष्टि पत्र मैनिफेस्टो में ये कहा गया था हम शने शने शराब को हतोत्साहित करेंगे, हम शराबबंदी की तरफ प्रदेश को ले जाएंगे। तब ये हाल है कि पिछली कांग्रेस की हरीश रावत सरकार से 120 ज्यादा दुकानें आपने खोल दी, घर घर मोबाइल वैन से बंटवाई, शराब माफियाओं के शरणागत अब इस कदर हो गए कि आपने धर्म नगरियों में तक शराब की दुकानें खोल दी। आप लगातार इस बात पर प्रहार करते रहे कि डेनिस कांग्रेस पार्टी बेच रही है, लेकिन आप डेनिस के संग दबंग भी ले आए। आपने किस तरह से यहाँ फैक्ट्रियां खोली और किस तरह से यहाँ आपके ही कार्यकाल में जहरीली शराब से लोगों की मौतें हुई, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये तो हुई शराब की बात। दूसरा कीर्तिमान इनके कार्यकाल में क्या हुआ कि 3 इनके दिग्गज नेताओं के कार्यकाल में यौन उत्पीड़न होता है, और यौन उत्पीड़न होता है इनकी महिला कार्यकर्ताओं का। कोई आम औरत बाहर से आकर इनके ऊपर इल्जाम नहीं लगा रही है, इनकी खुद की महिला कार्यकर्ताएं सामने आ रही हैं और कह रही हैं कि हमारे साथ लगातार दुराचार हो रहा है। संजय कुमार को आपने बैकडोर से दूसरे प्रदेश में भेज दिया, महेश नेगी को आपने कोई कार्रवाई, और कार्रवाई तो छोड़िए, दंड तो छोड़िए,
प्राथमिक सदस्यता से तक आपने इस्तीफा नहीं इनसे दिलवाया या इनको निष्कासित किया। आप सुरेश राठौर को देख लीजिए, द्वाराहाट के विधायक महेश नेगी, सुरेश राठौर और संजय कुमार तीनों दिग्गज हैं, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आपने दिया। जिस वक्त बेटियां बचाने का वक्त आया, न्याय करने का वक्त आया बेटियों के साथ, उस वक्त आपने पीठ दिखा दी। आज भी वो बेटियां जो है न्याय की गुहार लगा रही हैं, आज भी इंतजार देख रही हैं। वो यही तो कह रही थी द्वाराहाट की वो युवती कि मेरी बच्ची का डीएनए मिलान करा दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात थी? आप क्यों संरक्षण दे रहे? विधायक की सदस्यता से आप उनसे इस्तीफा क्यों नहीं दिलवाया आपने? भ्रष्टाचार का आलम यह है कि आपका विधायक कार्य स्थगन प्रस्ताव लाता है, आप उसको कारण बताओ नोटिस भेजते। पूरन फर्त्याल ने जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई पीडब्ल्यूडी विभाग के, आपने कारण बताओ नोटिस दे दिया। ये भी पहली बार देखा पूरे देश के अंदर कि किस तरह से चार धाम के हमारे तीर्थ पुरोहित सड़कों पर उतरे और उन्होंने किस तरह से सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगाए। जिन तीर्थ पुरोहितों का स्थान हमारे हिंदू सनातन धर्म में देवतुल्य है, जिनके लिए आसन बिछाते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिन्होंने इस प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थनाएं करनी थी चार धामों में, उनको आप सड़कों पर ले आए। 2 साल से वो अनशनरत हैं। इतना तिरस्कार, इतना अपमान, इतनी अनदेखी कर दिया आपने हमारे पंडा पुरोहितों, और कोई निर्णय आप 3-3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी नहीं ले पा रहे। उसके अलावा आप देखिए 2 दर्जन से ज्यादा किसान आत्महत्या करता है, इस प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। एक व्यापारी मंत्री के जनता दरबार में, हल्द्वानी का व्यापारी सुबोध उनियाल के जनता दरबार में आत्महत्या करता है, वो कभी नहीं हुआ इस प्रदेश में। 10 साल के कार्यकाल में 8 मुख्यमंत्री दिए जाते हैं, वो कभी नहीं हुआ इस देश के इतिहास में। औसत निकालेंगे तो 1 साल निकलेगा एक मुख्यमंत्री का। तो ये तो कीर्तिमान इन्होंने झंडे गाड़े हैं अपने प्रचंड बहुमत और डबल इंजन के दौरान, इतने जबरदस्त। और पहली बार इस प्रदेश ने एक और चीज देखी, प्रदेश क्या मुझे लगता है देश के इतिहास में, कि पुलिस विभाग जो कि एक यूनिफॉर्म का विभाग है, बहुत ही अनुशासित विभाग है, कभी सरकारों के खिलाफ यूनिफॉर्म के विभाग बाहर नहीं आते। लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए उनके परिजनों को भी आना पड़ा पुलिस ग्रेड के मामले में, उनको भी सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने पड़े। उपनल और मनरेगा कर्मचारी 90 दिन तक बैठते हैं अनशन में। आप कहते हैं 2-2 काबीना मंत्री जाते हैं, हरक सिंह रावत और गणेश जोशी, और कहते हैं कि आपकी मांगों पर विचार होगा, अनशन तोड़ दीजिए, अपना आंदोलन खत्म कर दीजिए। आज 6 कैबिनेट बैठकों के बावजूद उपनल और मनरेगा के कर्मचारियों की बात तक नहीं निकाली जाती। मांगों पर निर्णय लेना या विचार करना तो दूर की बात, ये दोनों मंत्री जो हैं कैबिनेट बैठकों में जाते हैं, दही जमाकर मुंह में बैठे रहते हैं। और उसके ऊपर से तुर्रा देखिए आप कि हमारे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज किस तरह से इतना मखौल उड़ाने वाला बात यहाँ पर। मैं पूरे 4 धाम रूट से आ रही हूँ और मुझे पता है कितनी खस्ता हाल रोडों की हालत है। मूलभूत सुविधाएं हम यात्रियों को नहीं दे पा रहे, और आप कह रहे फुट मसाज होनी चाहिए उत्तराखंड के अंदर। आप दे क्या पा रहे हैं यात्रियों को? आप ई पास की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। 250 यात्री रोके गए, आपने अखबारों में पढ़ा होगा। क्या हालत होगी, आप भी अपने परिवार के साथ जा रहे हैं गाड़ी में और आपको घंटों के लिए या तो जाम में आप फंस जाएं या फिर आपको सरकार प्रशासन रोक दे। क्या आपके बच्चे खाएंगे, कहाँ आप जाएंगे, कहाँ उनको रात में रखेंगे? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ई पास को लेकर ना जिला प्रशासन ना तहसील प्रशासन किसी में समन्वय नहीं देखा जा रहा, और लगातार पीएमओ के कैसे आ गए अधिकारी? मेरा सवाल ये है, 4 धाम का जायजा लेने के लिए भास्कर खुलबे आते हैं, पीछे भाई प्लीज थोड़ा सा शांत। 4 धाम की जो जायजा लेने के लिए भास्कर खुलबे जी आते हैं, पूरा अपना दल बल के साथ आते हैं। किसने उनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट मांगी? आप यहाँ से यात्रियों को वापस भेज रहे हैं कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर आइए, उसके सिवाय आपको जाने नहीं देंगे उसके बिना। किसने पीएमओ के, क्या पीएमओ के अधिकारियों को नहीं होता कोरोना? उनके लिए एसओपी और मानक कोई मापदंड नहीं है। सरकार निरुत्तर है, सरकार से जवाब मांग रहे हैं हम लोग, लेकिन सरकार निरुत्तर है। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है इस बात का कि ये कैसे पीएमओ के अधिकारी आ गए 4 धाम का जायजा लेने के लिए। तो मंत्री ऐसे हैं, हरक सिंह रावत जी का कल का बयान देख लीजिए आप। पहली बार ही सही सरस्वती मुंह में बैठी होगी कि सही बात निकल गई कि निकम्मों के हाथ में दे दिया।